नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम हल करने वाले हैं सीबीएसई बोर्ड के द्वारा जारी किए गए हिंदी के मॉडल टेस्ट पेपर यानी कि प्रतिदर्श प्रश्न पत्र को। ये कुल 80 अंक के लिए आपका मॉडल टेस्ट पेपर है जो 3 घंटे का समय रहेगा यहाँ पर, और साथ में हिंदी कोर्स ए है जिसका कोड आप यहाँ पर देख सकते हैं। पिछले साल कोरोना की वजह से सीबीएसई बोर्ड ने जो एग्ज़ाम का पैटर्न है उसे बदल दिया था, सेमेस्टर वाइज कर दिया था। पहले सेमेस्टर में आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आए थे और दूसरे सेमेस्टर में आपका रिटन पेपर हुआ था, सब्जेक्टिव पेपर हुआ था। लेकिन इस साल कोरोना महामारी जैसी समस्या नहीं है, लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी नहीं है। आपकी परीक्षा वार्षिक होगी, यानी कि पूरे सेशन के एंड में आपकी परीक्षा ली जाएगी जो कि 80 अंक के लिए होगी। 20 अंक आपके इंटरनल होंगे और 3 घंटे का आपको समय मिलेगा। यहाँ पर कुछ निर्देश दिए गए हैं, आइए इनको भी पढ़ लेते हैं, क्योंकि इनको पढ़ने से आपको जो पेपर का प्रारूप है, जो पैटर्न है, वो आसानी से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस प्रश्न पत्र में 2 खंड है, यानी कि आपके 2 भागों में इस प्रश्न पत्र को विभाजित किया गया है। खंड क में आपके बहुविकल्पीय और वस्तुपरक यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए गए हैं, और खंड ख में आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनको वस्तुनिष्ठ और वर्णनात्मक प्रश्न भी हम कह सकते हैं। प्रश्न पत्र के दोनों खंडों में प्रश्नों की संख्या मिलाकर कुल कितनी है? 17 है, और सभी प्रश्नों को आपने करना है, अनिवार्य है। यथासंभव सभी प्रश्नों के उत्तर क्रमानुसार लिखिए। तो यहाँ पर एक सुझाव दिया गया है कि पहला जो प्रश्न है वो पहले नंबर पे, दूसरा दूसरे नंबर पे, लेकिन ऐसा कोई कंपलसरी नहीं होता है। मान लीजिए आपको एक प्रश्न बीच में नहीं आता है तो आप उसको बाद में भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। खंड क में कुल 10 प्रश्न हैं जिनमें उप प्रश्नों की संख्या 49 है। उप प्रश्न यानी कि एक ही प्रश्न के बहुत सारे भाग होंगे, और इस तरह से कुल मिलाकर आपके कितने प्रश्न बन जाते हैं? 49। दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए 40 उप प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। तो यानी कि 9 आप यहाँ पर छोड़ सकते हैं, 40 को आपको क्या करना है? हल करना है। खंड ख की बात की जाए तो यहाँ पर उसके लिए भी निर्देश है, आइए जल्दी से उनको भी पढ़ लेते हैं। खंड ख में कुल 7 प्रश्न हैं, सभी प्रश्नों के साथ उनके विकल्प भी दिए गए हैं। निर्देश अनुसार विकल्प का ध्यान रखते हुए सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे। तो कुल मिलाकर दोनों तरह के प्रश्नों को मिलाकर आपका 80 अंक का ये पेपर तैयार किया गया है। आपकी फाइनल जो परीक्षा होने वाली है उसमें इसी तरह का पैटर्न आपको देखने को मिलेगा, ताकि आपका अभ्यास हो जाए। इसको आप सीबीएसई की वेबसाइट पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं, और इसकी मार्किंग स्कीम भी दी गई है, उसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी विषयों के प्रश्न पत्र भी डाले गए हैं, उन्हें भी आप वहाँ से देख सकते हैं। आइए इसको हल कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपके दिमाग में एक पैटर्न क्लियर हो जाएगा कि सबसे पहला जो खंड है उसमें आपको अपठित गद्यांश देखने को मिलेगा, अपठित पद्यांश भी देखने को मिलेगा। तो सबसे पहला जो प्रश्न है आप देख सकते हैं, ये हमारा अपठित गद्यांश से संबंधित है। निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित बहुविकल्पी प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर लिखिए। सर्वाधिक उपयुक्त का मतलब क्या होता है? जो सबसे सही है। चारों में से बेस्ट वन के साथ आपको जाना है, और ये कुल आपके 5 अंक के लिए ये प्रश्न दिया गया है। आप इस पूरे के पूरे गद्यांश को आराम से वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। हम इसको नहीं पढ़ेंगे, हम सीधा प्रश्नों के पास चलते हैं और प्रश्नों के उत्तर हम हल कर लेते हैं। बाकी इसको आप आराम से पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ पर सबसे पहला जो प्रश्न है उसको ध्यान से देखिए, और साथ में ये जो पैटर्न है इसको भी आपने ध्यान से देखना है। इस तरह से यहाँ पर जो हमारे प्रश्न है पिछले साल से आने लगे हैं, पहले नहीं आते थे, कि आपको कोई कथन दिया जाएगा और कथन में से आपसे पूछा जाएगा कि पहला सही है, पहला या दूसरा सही है, दूसरा या तीसरा सही है, सारे सही हैं। इस तरह से आपको विकल्प दिए जाएंगे। तो इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ने की आवश्यकता है, और ऐसे प्रश्न आपको बाकी सब्जेक्ट में भी देखने को मिलेंगे जो पिछले साल से ही नए जोड़े गए हैं। सबसे पहला प्रश्न है, चलिए प्रश्न को पढ़ लेते हैं। गद्यांश आप खुद से पढ़ लेना। भावात्मक दृष्टि से घर जैसे छोटे से शब्द की विशालता में निहित कथन पढ़कर सही विकल्प का चयन कीजिए। प्रेम, विश्वास, नातों का माधुर्य व संवेदनाएं, आकर्षक बनावट, सुंदर लोग, वैभव व संपन्नता, सुंदर रंग संयोजन, आंतरिक सजावट एवं हरियाली, स्नेह, सम्मान, सरसता, संवेदनाएं, संपन्नता व साज सज्जा। तो यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं, और आपसे पूछा गया है कि सबसे सही कौन सा विकल्प है।
तो यहाँ पर वैसे भी अगर आप गद्यांश नहीं पढ़ते हैं तो भी आप पहचान सकते हैं कि जो पहला विकल्प है वो सबसे पॉजिटिव है, सकारात्मक है, और गद्यांश को आप पढ़ लेंगे तो आपको वैसे भी स्पष्ट हो जाएगा कि यहाँ पर सबसे पहला जो कथन है बिल्कुल सही है, बाकी कथन सही नहीं है। तो यानी कि क विकल्प यहाँ पर क्या होगा, सही। आइए आगे बढ़ जाते हैं। सामान्य रूप में मकान, भवन, फ्लैट, कमरा, कोठी आदि शब्दों का संबंध किससे होता है? तो यहाँ पर भी आपके पास साधारण तरीके से 4 विकल्प दिए गए हैं, एक विकल्प का आपको चुनाव करना है। हृदय की भावनाओं से, वैभव और समृद्धि से, स्थानीय सुविधाओं से, बनावट व सजावट से। तो ध्यान से पढ़िए, सामान्य रूप से पूछा गया, उसके गहरे अर्थ में नहीं पूछा गया। तो बनावट और सजावट, सबसे सही विकल्प कौन सा है, घ। बनावट और सजावट के आधार पर हम किसी मकान, फ्लैट, कमरा या कोठी का संबंध करके देखते हैं कि कैसी उसकी बनावट है और किस तरह से उसको सजाया गया है। आज की पीढ़ी को सुख किस में दिखाई दे रहा है? तो गद्यांश को आप जरूर पढ़ लीजिएगा, उसके आधार पर आसानी से आप इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो आइए 4 विकल्प पढ़ लेते हैं। निजी जीवन व एकांतिकता में, तो यही विकल्प सही लग रहा है, क्योंकि वैसे भी हम देख सकते हैं आज की जो पीढ़ी है वो अपना सुख अकेले रहने में ज़्यादा महसूस करती है। पारिवारिक भावात्मक संबंधों में, बिना मेहनत सब कुछ मिल जाने में, धन कमाने के लिए जी तोड़ मेहनत करने में। तो सबसे सही विकल्प की बात करें तो ये पहला विकल्प सही है। गद्यांश में प्रेम को घर का क्या बताया गया है? तो प्रेम वैसे भी आपको पता है, प्रेम तो जीवन का भी आधार होता है, किसी घर का भी, रिश्तों का भी आधार होता है। तो प्रेम क्या है, आधार है। यहाँ पर भी आपको कथन और कारण, ये प्रश्न भी पिछले साल से पूछे जा रहे हैं और आपको इनका अभ्यास करना चाहिए ताकि परीक्षा में इनको आप अच्छे से समझ सके और हल कर सके। तो यहाँ पर देख लेते हैं, कथन ए और उसका कारण आर को पढ़कर उपयुक्त विकल्प चुनिए। कथन दिया गया है, आदमी के अंदर संवेदनाओं की जगह मशीनियत बढ़ती जा रही है। और इसका कारण क्या बताया गया है, व्यस्तता और अर्थोपार्जन। अर्थोपार्जन क्या होता है, धन कमाना की अति महत्वाकांक्षा ने उसे यहाँ तक पहुँचा दिया है। और यहाँ पर जो विकल्प है क, ख, ग, घ, तो इसमें आपको बताना है कि कथन सही है और कारण इसकी व्याख्या करता है कि नहीं। तो कहता है कथन गलत है। ये तो गलत है, क्योंकि आदमी के अंदर सही में मशीनियत आ गई है, मशीन बनता जा रहा है आजकल आदमी। और कथन और कारण दोनों ही गलत है, ऐसा भी नहीं है। कथन सही है और कारण कथन एक ही सही व्याख्या करता है। तो बिल्कुल सही बताया गया है, व्याख्या भी सही की जा रही है कि आजकल हम व्यस्त रहते हैं, धन कमाने के पीछे बहुत महत्वाकांक्षी हो गए हैं। तो दोनों ही क्या है, सही हैं। तो सबसे सही विकल्प कौन सा है, ग। इस तरीके से परीक्षा में भी आपको ध्यान देना है। तो ये हमारे कुल 5 प्रश्न थे जो पहले प्रश्न के अंतर्गत थे। इसीलिए आप ध्यान दीजिए, जो हमारा निर्देश दिया गया था कि कुल आपके कितने प्रश्न हैं, 10 हैं पहले खंड में, और उसके जो विभाग हैं उप प्रश्न कितने बन जाएंगे, 49। तो यहाँ पर कुल 5 प्रश्न दिए गए थे। आगे आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपका एक पद्यांश दिया गया है, 2 पद्यांश है, उसमें से आपको एक करना है। तो गद्यांश में आपको विकल्प नहीं दिया गया, लेकिन आप ध्यान से देखेंगे कि 2 पद्यांश है, किसी एक पर आधारित बहुविकल्पी प्रश्नों को आपने हल करना है। तो आइए देख लेते हैं। सच हम नहीं, सच तुम नहीं, सच है महज संघर्ष ही। तो हमारे जीवन की सच्चाई क्या है, संघर्ष करना। जो संघर्ष करता है वो जीवन में आगे बढ़ता हुआ जाता है, जो संघर्ष नहीं करता है वो पीछे छूट जाता है। संघर्ष से हटकर जिए तो क्या जिए, हम या कि तुम। जो नत हुआ, नत का मतलब होता है झुकना, वह मृत हुआ। जो झुक जाता है वो मर जाता है। जो व्रंत से झरकर कुसुम, व्रंत क्या होता है, टहनी, टहनी से जो कुसुम होता है, फूल अगर टूट जाता है तो वो एक तरह से नष्ट हो जाता है। जो पंथ भूल रुका नहीं, जो हार देख झुका नहीं, जिसने मरण को भी लिया हो जीत, वही जीवन है। सच हम नहीं, सच तुम नहीं। ऐसा करो जिससे न प्राणों में कहीं जड़ता रहे, जो है जहाँ चुपचाप अपने आप से लड़ता रहे। जो भी परिस्थितियाँ मिले, कांटे चुभे कलियाँ खिले, कांटे चुभे कलियाँ खिले। तो किसी भी प्रकार की परिस्थितियाँ मिल सकती है, कांटे भी मिल सकते हैं, फूल भी मिल सकते हैं। टूटे नहीं इंसान, बस संदेश यौवन का यही, सच हम नहीं, सच तुम नहीं। अपने हृदय का सत्य अपने आप हमको खोजना, अपने नयन का नीर अपने आप हमको पोंछना। आकाश सुख देगा नहीं, धरती पसीजी है कहीं, हर एक राही को भटककर ही दिशा मिलती रही, सच हम नहीं, सच तुम नहीं। जगदीश गुप्त की ये मोटिवेशनल लाइन्स हैं, बहुत ही अच्छी कविता की पंक्तियां हैं, आप देख सकते हैं। और अगर आपको समझ में आ गया है तो आप यहाँ से प्रश्नों को हल कर सकते हैं।
इस कविता के केंद्रीय भाव हेतु दिए गए कथनों को पढ़कर सही विकल्प चुनिए। तो आप देख सकते हैं कथन वाले बहुत सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो इनका आप जरूर अभ्यास कीजिए। थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे तो आसानी से इनको हल कर पाएंगे। तो यहाँ पर 4 कथन दिए गए हैं, देखते हैं कौन कौन से सही हैं। प्रतिकूलता के विरुद्ध जूझते हुए बढ़ना ही जीवन की सच्चाई है, ये बिल्कुल सही बात है। अभी अभी कविता की पंक्तियां हमने पढ़ी हैं। परिस्थितियों से समझौता करके जोखिमों से बचना ही उचित है, जोखिमों से बचने की बात तो नहीं कही गई है। लक्ष्य संधान हेतु मार्ग में भटक जाने का भय त्याग देना चाहिए, बिल्कुल हमें डर कर नहीं बल्कि निडर होकर आगे बढ़ना चाहिए, बिल्कुल सही है। जीवन में अपने छाले खुद सहलाने का दर्शन अपनाना चाहिए, बिल्कुल अपने आंसू हमें खुद पोंछने होंगे, पैर के कांटे हमें खुद निकालने होंगे, अपने छाले खुद ही सहलाने होंगे, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर कथन दिए गए हैं, तो इन 4 कथन में से आपके पहले, तीसरे और चौथे कथन बिल्कुल सही हैं। तो इसके अनुसार जो आपका विकल्प है वही आपका सही विकल्प होगा, सही उत्तर होगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं पहला, तीसरा और चौथा कौन से विकल्प में है? ग विकल्प में। आगे बढ़ जाते हैं। आगे आपसे पूछा गया है मरण अर्थात मृत्यु को जीतने का आशय क्या है? अगर कोई व्यक्ति मृत्यु को जीत लेता है, इसका अर्थ है मृत्यु के बाद भी उसके अच्छे कार्यों को याद किया जा रहा है। साधुता व साधना से अमरत्व प्राप्त करना, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। योगा अभ्यास व जिजीविषा से दीर्घायु हो जाना, ऐसा भी नहीं है। अर्थ, बल व दृढ़ इच्छा शक्ति से जीवन को कष्ट मुक्त करना, ऐसा भी नहीं है। जीवन व जीवन के बाद भी आदर्श रूप में स्मरण किया जाना। तो सबसे सही विकल्प कौन सा है? घ। आकाश सुख देगा नहीं, धरती पसीजी है कहीं का अर्थ है कि, तो यहाँ पर इस पंक्ति का अर्थ आपको बताना है। आकाश और धरती दोनों में संवेदनशीलता नहीं है, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। ईश्वर उदार है, अतः वही सुख देता है, वही पसीजता है, ऐसा भी नहीं है। जुझारू बनकर स्वयं ही जीवन के दुख दूर किए जा सकते हैं, ये बात बिल्कुल सही लग रही है। सामूहिक प्रयत्नों से ही संकट की स्थिति से निकला जा सकता है, सामूहिक प्रयत्नों की बात तो नहीं की गई। तो सबसे सही विकल्प कौन सा है? ग। जुझारू बनकर, संघर्ष करके ही जीवन के दुख दूर किए जा सकते हैं। अपने आप से लड़ने का अर्थ है, तो अपने आप से लड़ने का अर्थ क्या है? देखते हैं विकल्प कौन कौन से दिए गए हैं। अपनी अच्छाइयों व बुराइयों से भली भांति परिचित होना, किसी मुद्दे पर दिल और दिमाग का अलग अलग सोचना, अपने किसी गलत निर्णय के लिए स्वयं को संतुष्ट कर लेना, अपनी दुर्बलताओं की अनदेखी न करके उन्हें दृढ़ता से दूर करना। तो सबसे सही विकल्प की बात करें तो अपने आप से हम कब लड़ते हैं? जो हमारी कमजोरियां होती हैं, दुर्बलताएं होती हैं, उनको समझकर, उनको अनदेखा नहीं करना, उनको समझकर और उन्हें दृढ़ता के साथ दूर करना। तो चौथा विकल्प सबसे सही है। इसी प्रकार से आपने परीक्षा में भी सोचना है, सबसे सही विकल्प का चुनाव आपको करना है। आगे है युवा अवस्था हमें सिखाती है कि कथन पढ़कर सही विकल्प का चयन कीजिए। युवा अवस्था हमें क्या सिखाती है? कविता की पंक्तियों के आधार पर आपने सही विकल्प का चुनाव करना है। स्वयं को चैतन्य, गतिशील, आत्म आलोचक व आशावादी बनाए रखें, तो ये बिल्कुल सही लग रहा है। सजग रहें, जीवन में कभी कठिन परिस्थितियां उत्पन्न ही न होने दें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि परिस्थितियां उत्पन्न ही ना होने दें, पहला विकल्प सही लग रहा है अभी तक। सुख दुख उतार चढ़ाव को भाग्यवादी बनकर स्वीकार करना सीखें, भाग्यवादी बनने की बात तो कहीं नहीं गई है, ये विकल्प ही क्या है? गलत। प्रतिकूल परिस्थितियों के आगे घुटने न टेकें बल्कि 2-2 हाथ करें, बिल्कुल सही है। तो कौन कौन से विकल्प सही हैं? यहाँ पर हम देख सकते हैं पहला और चौथा विकल्प सही है, तो यहाँ पर हम उत्तर देख लेते हैं। पहला और चौथा विकल्प आपका सही है, तो यहाँ पर ख विकल्प के साथ हम जाएंगे। आगे आपका एक और पद्यांश दिया गया है, दोनों में से अथवा करके दिया गया है, यानी एक आपको हल करना है परीक्षा में। हम यहाँ पर दोनों देख लेते हैं। तो यहाँ पर कविता की पंक्तियाँ हैं, जल्दी से इसको भी पढ़ लेते हैं। फसल किसान के कच्चे अध पके सपनों की लहलहाती आस है, यह उसके हृदय की गहराइयों में अंकुरित एक विश्वास है। यह विश्वास है ढही हुई दीवार की चिनाई का, 18 पार कर चुकी बेटी की सगाई का, परचुनिये की उधारी चुकाने का। तो एक किसान जो है, जब उसकी फसल पककर तैयार हो जाती है, जब उसके घर में अनाज आता है, पकी हुई फसल आती है, तो वो अपनी दीवार जो ढह गई है, उसकी घर की दीवार, उसकी चिनाई करवाता है। 18 के पार हो चुकी अपनी बेटी की सगाई के बारे में सोचता है, क्योंकि किसान की जो जमा पूंजी होती है वो उसकी फसल में ही होती है। सारे घर के जो कार्य होते हैं वो फसल के आने पर ही वो उसके अनुसार कार्य पूरे करता है। परचुनी से जो उसने उधार लिया है उसको चुकाने का समय आ जाता है। मन के सपनों को नए परिधान पहनाने का, इसी विश्वास की सलामती के लिए वह मूंदता है आंखें दिन में न जाने कितनी बार,
और दुआएं प्रेषित करता है ऊपर तक। भरोसे और आशंका की रस्साकशी में न जाने कितनी बार वह जागता है नींद से और जगा देना चाहता है उस परमात्मा को भी, जिसके बारे में सुनता आया है कि सभी कुछ उसके ही हाथ है। और इसीलिए जब फसल सौंधी आती है, सौंधियाना यानी कि सौंधी सौंधी फसल में खुशबू आती है, पक जाती है। असल में किसान के सपने सौंधी आते हैं और फसल घर आ जाने पर सपने पक जाते हैं। तो किस तरह से किसान की फसल से ही उम्मीदें होती हैं, फसल के सहारे ही वो अपने घर के सारे सपने पूरे करता है। डॉक्टर विनोद प्रसून की ये पंक्तियां हैं। आइए यहाँ जो प्रश्न पूछे गए हैं उनको भी देख लेते हैं। फसल को किसानों के कच्चे अधपके सपनों की लहलहाती आस कहने का कारण है। कथन पढ़कर सही विकल्प का चयन कीजिए। फसल देखकर बैंकों से सस्ते ब्याज पर ऋण सरलता से मिल जाना, ये तो बिल्कुल ही गलत है, ऐसा तो कुछ हमारी पंक्तियों में नहीं बताया गया। फसल से किसान के स्वप्नों की संबंधता और भावात्मक लगाव होना बिल्कुल सही है, अभी हमने देखा। फसल से जुड़े निराई, सिंचाई, कटाई, गड़ाई, भंडारण आदि के सपने देखना, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। फसल से ही जीवन की जरूरी इच्छाओं के साकार होने की संभावना जुड़ी होना बिल्कुल सही है। तो दूसरा और चौथा विकल्प बिल्कुल सही है और यहाँ पर इसके हिसाब से हमारा सही उत्तर कौन सा हो जाता है? ग। दूसरा और चौथा सही है। किसान के हृदय की गहराइयों में अंकुरित हुए विश्वास की परिधि में आते हैं कुछ पाकर सामाजिक कार्य करने की इच्छाएं। सामाजिक कार्य करने की इच्छाओं की बात तो यहाँ पर नहीं हुई है। अति आवश्यक कार्य एवं मन के भावात्मक सपने, ये बिल्कुल सही है। जो कार्य बहुत ही जरूरी है किसान उन्हीं को पूरा करता है, फिजूल खर्ची बिल्कुल भी नहीं करता है। आधुनिक कृषि यंत्र आदि जुटा लेने की अभिलाषाएं, ऐसा भी नहीं है। कठिन समय के लिए कुछ बचा कर रखने की योजनाएं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं दिखाया गया कविता की पंक्तियों में। तो सबसे सही विकल्प कौन सा है? दूसरा। दुआएं प्रेषित करता है ऊपर तक का आशय क्या है? ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए व्रत उपवास रखना, बिल्कुल भी नहीं। सामूहिक यज्ञ करके फसल की कुशलता की कामना करना, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। फसल की कुशलता हेतु मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना करना, ये बात बिल्कुल सही है कि उसकी फसल जो है वो कुशल रहे और ईश्वर से क्या करता है? मन ही मन प्रार्थना करता है। तो सबसे सही विकल्प हमें मिल गया है ग। निवेदन को ग्राम्य विकास से जुड़े अधिकारियों तक पहुंचाना, बिल्कुल भी नहीं। भरोसे और आशंका की रस्साकशी में पंक्ति के आधार पर किसान की मनोदशा से जुड़े सही विकल्प हैं। ईश्वर पर अटूट विश्वास है कि वे फसल को कोई हानि नहीं होने देंगे। ईश्वर पर विश्वास, किंतु फसल की कुशलता को लेकर मन आशंकित रहता है, इसीलिए तो बार बार वो अपनी दुआ प्रेषित करता है। तो दूसरा विकल्प क्या है? सही है। परिश्रम पर पूर्ण विश्वास, किंतु भाग्य में क्या लिखा है इससे सदा आशंकित रहता है, ऐसा तो नहीं है। स्वयं पर भरोसा करना परंतु प्राकृतिक आपदाओं की आशंका से सदैव भयभीत बने रहना। तो ये जो विकल्प है बहुत ही कंफ्यूजिंग आप कह सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा ध्यान से पढ़ने से हमें समझ में आ जाता है। ईश्वर पर तो विश्वास है, लेकिन फसल सही रहेगी कि नहीं ये उसके मन में आशंका बनी रहती है। आइए पांचवा प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर कथन और कारण दिया गया है और इस तरह के प्रश्न बार बार पूछे जा रहे हैं पिछले साल से, तो आपको इनका अच्छे से अभ्यास करना है। यहाँ पर कथन हमारा दिया गया है, किसान अपनी फसल के साथ भावात्मक रूप से जुड़ा होता है, ये कथन तो बिल्कुल सही है। व्यवसाय और व्यवसायी के बीच ऐसे संबंध स्वाभाविक हैं, तो ये जो व्याख्या है ये सही नहीं है। तो यानी कि कथन तो सही है हमारा, लेकिन जो इसकी व्याख्या दी गई है वो सही नहीं है। आइए यहाँ पर देखते हैं कौन सा विकल्प सही है। कथन तो हमारा सही होना चाहिए, गलत तो नहीं होना चाहिए। कथन और कारण दोनों ही गलत है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। कथन तो सही है और कारण सही व्याख्या नहीं कर रहा है, तो यानी कि घ विकल्प यहाँ पर क्या है? सही है। तो इस तरीके से आप परीक्षा में अच्छे से प्रश्नों को पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद सही विकल्प तक पहुंच जाएंगे। आइए आगे देखते हैं। आगे व्याकरण से संबंधित प्रश्न दिए गए हैं। प्रश्न संख्या 3 आप देख सकते हैं। निर्देश अनुसार रचना के आधार पर वाक्य के भेद पर आधारित 5 बहुविकल्पी प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो यानी कि एक प्रश्न आप यहाँ पर छोड़ सकते हैं, चारों के उत्तर आपको देने हैं। सबसे पहला है, न तो तुम वहां जा सके न ही मैं। इसका सरल वाक्य होगा, तो इसको आपने सरल वाक्य में परिवर्तित करना है। तुम और मैं दोनों ही वहां नहीं जा सके। तुम भी वहां नहीं जा सके और मैं भी वहां नहीं जा सका। यद्यपि तुम और मैं वहां जा सकते थे फिर भी नहीं जा सके। चूंकि तुम वहां नहीं जा सके इसलिए मैं भी वहां नहीं जा सका। आप यहाँ पर देख सकते हैं, और की सहायता से हम संयुक्त वाक्य में जोड़ते हैं 2 उपवाक्यों को। यद्यपि और फिर का प्रयोग हम मिश्रित वाक्य में करते हैं। चूंकि और इसलिए का प्रयोग भी हम मिश्र वाक्य में करते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे तो सबसे सही विकल्प कौन सा है? पहला, तुम और मैं दोनों ही वहां नहीं जा सके। ये सही क्या है? सरल वाक्य का उदाहरण।
आगे बढ़ जाते हैं। सूर्योदय होते ही प्रकृति का सौंदर्य खिल उठता है। इसका संयुक्त वाक्य बनाना है, तो 2 उपवाक्य और उनको आपने जोड़ना है। तो देख लेते हैं कौन कौन से विकल्प हैं। सूर्योदय होने पर प्रकृति का सौंदर्य खिल उठता है, ये तो नहीं है। सूर्योदय होता है और प्रकृति का सौंदर्य खिल उठता है, ये बिल्कुल सही है। जब सूर्योदय होता है तब प्रकृति का सौंदर्य खिल उठता है। क्योंकि सूर्योदय होता है इसलिए प्रकृति का सौंदर्य खिल उठता है। तो क्योंकि और इसलिए ये तो मिश्रित वाक्य है। जब और तब ये भी मिश्रित वाक्य है और पहला वाक्य सरल वाक्य है। तो संयुक्त वाक्य का सही उदाहरण कौन सा है? दूसरा। आपके आवाज उठाने पर सभी आपके साथ खड़े हो जाएंगे, इसका मिश्र वाक्य होगा। तो इसको आपने मिश्र वाक्य में परिवर्तित करना है और देखना है कौन सा विकल्प यहाँ पर सबसे सही दिया गया है। आपकी आवाज़ उठाते ही सभी आपके साथ खड़े हो जाएंगे, तो ये तो हमारा सरल वाक्य है। आप आवाज़ उठाएंगे तो सभी आपके साथ खड़े हो जाएंगे। आप आवाज़ उठाएंगे और हमारा संयुक्त वाक्य है। आप आवाज़ उठाएंगे इसलिए सभी आपके साथ खड़े हो जाएंगे। आप आवाज़ उठाएंगे इसलिए सभी आपके साथ खड़े हो जाएंगे, ये भी संयुक्त वाक्य है। तो सबसे सही विकल्प कौन सा है? मिश्रित वाक्य का ख विकल्प। परिभाषाओं को ध्यान से समझ जाते हैं और विकल्पों को अगर हम ध्यान से देखते हैं तो बड़ी आसानी से इनको हम हल कर सकते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में मिश्र वाक्य पहचान कर नीचे दिए गए सबसे सही विकल्प को चुनिए। तो यहाँ पर भी कथन और कारण वाले और साथ में बहुत सारे कथन दिए जाते हैं, कौन सा सही या कौन सा गलत है। इस तरह के प्रश्न बार बार पूछे जा रहे हैं, इनमें आपको थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। आप कह सकते थे कि ये गलती आपने नहीं की है, तो हमें क्या करना है? मिश्र वाक्य को पहचानना है, कौन कौन से मिश्र वाक्य हैं। आप कह सकते थे कि ये गलती आपने नहीं की, ये तो हमारा क्या है? मिश्र वाक्य है, बिल्कुल सही है। यदि आप अपना पक्ष रखते तो अवश्य ही निर्दोष सिद्ध होते, ये भी मिश्र वाक्य है। जब आपने गलती की ही नहीं तो उसका दंड आपको क्यों मिलेगा, ये भी हमारा क्या है? मिश्र वाक्य है। चूंकि दोषी कोई और है इसलिए आप ये दोष अपने ऊपर बिल्कुल मत लीजिए। चूंकि और इसलिए, तो ये भी क्या है? मिश्र वाक्य। यानी कि चारों वाक्य मिश्र वाक्य के उदाहरण है और इसके हिसाब से हमारा कौन सा विकल्प सही है? घ विकल्प सही है। आगे यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉलम 1 और कॉलम 2 में आपने मिलान करना है। यहाँ पर क्या करना है? आप यहाँ के निर्देश पढ़ सकते हैं। यहाँ पर कॉलम 1 और कॉलम 2 में कुछ विकल्प दिए गए हैं, इनका आपने मिलान करना है, सही विकल्प के साथ मिलान करना है। तो बिल्ली आई और दूध पी गई, ये क्या है? बिल्ली आई और दूध पी गई, ये तो हमारा क्या है? ये हमारा संयुक्त वाक्य है। यदि दूध बाहर ने रखा होता तो बिल्ली ऐसा नहीं कर पाती, तो ये हमारा क्या है? मिश्र वाक्य है। हमें बिल्ली का झूठा दूध फेंकना पड़ा, तो ये हमारा क्या है? सरल वाक्य है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से मिलान किया गया है। पहला मिलान दूसरे के साथ जाएगा, दूसरा मिलान हमारा तीसरे के साथ जाएगा और तीसरा पहले के साथ। तो ख विकल्प क्या है? सही है। तो थोड़ा सा ध्यान देंगे, बड़ी आसानी से इसको भी आप हल कर सकते हैं। आगे आप देख सकते हैं वाच्य परिवर्तन से संबंधित यहाँ पर प्रश्न पूछे गए हैं, आपने अच्छे से इनका अभ्यास किया होगा। यहाँ पर भी कॉलम 1 और कॉलम 2 दिया गया है और सही वाच्य की हमें पहचान करनी है। भारत द्वारा मैच जीत लिया गया, तो भारत द्वारा मैच जीत लिया गया, ये हमारा कौन सा है? कर्मवाच्य, क्योंकि यहाँ पर कर्म दिया गया है। क्या जीत लिया गया? मैच। गेंदबाजों ने मैच में बेहतरीन प्रदर्शन किया, तो ये तो हमारा क्या है? कर्तृवाच्य है, यानी कि दूसरे का पहला विकल्प सही है। विपक्षी बल्लेबाजों से क्रीज पर रुका नहीं जा सका, तो रुका नहीं जा सकता, यानी कि ये क्या है? आपका भाववाच्य। इस तरह से आपको इनका मिलान करना है और यहाँ पर सही विकल्प भी आप देख सकते हैं। पहले का सही विकल्प है दूसरा, दूसरे का पहला, और यहाँ पर दोबारा से हम करके देख लेते हैं। यहाँ पर पहला हमारा किसका उदाहरण है? कर्मवाच्य का, दूसरा हमारा उदाहरण है कर्तृवाच्य का और तीसरा हमारा उदाहरण है भाववाच्य का। तो क विकल्प क्या है? सही है। इनमें कर्मवाच्य का उदाहरण है, तो 4 विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं। रवीना गजल नहीं गा पाती, रवीना गजल नहीं गा पाती, तो ये तो हमारा कर्तृवाच्य है। रवीना से गजल नहीं गाई जाती, तो रवीना से गजल नहीं गाई जाती, ये हमारा क्या है? कर्मवाच्य है। गजल यहाँ पर कर्म का कार्य कर रही है। रवीना पैदल नहीं चल पाती, ये कर्तृवाच्य है और रवीना से पैदल नहीं चला जाता, ये भाववाच्य है। तो दूसरा विकल्प सही है। इनमें कर्तृवाच्य का उदाहरण है चलो अब घर चलें, यही विकल्प सही है। चलो अब घर चला जाए, ये हमारा क्या है? कर्मवाच्य है। कैरम के बाद अब शतरंज खेली जाए, ये भी हमारा कर्मवाच्य है। हमारे द्वारा शतरंज खेली जा सकती है, तो ये भी कर्मवाच्य है। तो सबसे सही विकल्प कौन सा है? पहला। दादी जी पढ़ नहीं सकती, इसका भाववाच्य होगा। दादी जी पढ़ नहीं सकती, दादी जी से पढ़ा नहीं जा सकता,
तो देखते हैं कौन सा विकल्प सही है। दादी जी कुछ भी पढ़ नहीं पाएंगी, ये तो गलत है। दादी जी से पढ़ा नहीं जा सकेगा, ये हम सोच सकते हैं। दादी जी से पढ़ा नहीं जा सकता, तो ये बिल्कुल सही विकल्प है, क्योंकि सकेगा ये भविष्यकाल बन गया, लेकिन सकती, दादी जी से पढ़ा नहीं जा सकता, ये सबसे सही विकल्प है, क्योंकि जैसा हमारा वाक्य दिया होगा उसी के अनुसार परिवर्तन होगा। नहीं सकती, नहीं जा सकता। तो तीसरा विकल्प क्या है सही। दादी जी कुछ भी नहीं पढ़ पाती हैं, तो ये भी सही नहीं है। बिना सहारे बूढ़ी माँ से अब चला नहीं जाता, इसका कर्तृवाच्य होगा। तो बिना सहारे बूढ़ी माँ से चला नहीं जाता कर्तृवाच्य में बदलना है। तो देखते हैं कौन सा विकल्प सही है। बिना सहारे बूढ़ी माँ अब चल नहीं पाती है, तो ये सही विकल्प होगा। और देखते हैं ये विकल्प हमारा किस में है, ख विकल्प में। बिना सहारे बूढ़ी माँ अब चल नहीं पाती है, सबसे सही विकल्प है। कर्तृवाच्य से संबंधित बहुत सारे वीडियो चैनल पर मैंने अपलोड किए हुए हैं, अगर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। अच्छे से उनकी व्याख्या समझाई गई है, ताकि आपको समझ में आ जाए कर्तृवाच्य, भाववाच्य, कर्मवाच्य कौन कौन से वाक्य होते हैं और कैसे इनको परिवर्तित किया जाता है। आइए आगे बढ़ जाते हैं, और ये हमारा पद परिचय से संबंधित है। निर्देश अनुसार पद परिचय पर आधारित 5 बहुविकल्पी प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो यहाँ पर भी एक प्रश्न आप छोड़ सकते हैं। तो सबसे सही जो आपको आता है उन्हीं के साथ आपने जाना है। चारों ओर छाई हरियाली मनमोहक लग रही थी। हरियाली शब्द का आपको पद परिचय देना है। तो हरियाली भाववाचक संज्ञा है। बचपन में याद कीजिए, भाववाचक संज्ञा हरियाली को हम महसूस कर सकते हैं, ये एक भाव होता है। और साथ में हरियाली क्या है, स्त्रीलिंग है, एक वचन है, और साथ में कर्ता कारक है। आप वाक्य को दोबारा से पढ़ सकते हैं। चारों ओर छाई हरियाली, तो हरियाली लग रही है, क्रिया के साथ कौन है, कर्ता कौन है, हरियाली, हरियाली की बात हो रही है, तो कर्ता कारक है। और हरियाली भाववाचक संज्ञा हमेशा एक वचन में प्रयोग की जाती है, उसका बहुवचन नहीं होता। और लग रही थी, यहाँ से भी आप अंदाजा लगा सकते हैं। लग रही थी वाक्य की बनावट से भी आप पहचान सकते हैं ये क्या है, स्त्रीलिंग। तो कौन सा विकल्प यहाँ पर सबसे सही है, आप देख सकते हैं ये सारी बातें पहले विकल्प में सही हैं। ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारे, जोर से का हमें पद परिचय देना है। तो जोर से कैसे ब्रेक मारे, जोर से, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, क्रिया की विशेषता बताई जा रही है और किस तरीके से क्रिया हो रही है, जोर से ब्रेक मारे गए हैं, तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। और साथ में यहाँ पर मारे जो क्रिया है उसका ये क्या है, विशेष्य है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कौन सा विकल्प सही है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। देखो पहला ही विकल्प सही है, क्योंकि बाकी में तो रीतिवाचक है ही नहीं, तो पहला ही विकल्प सही है। और जो मारे क्रिया है वो क्या है, विशेष्य का कार्य कर रही है। ये पुस्तक मैंने तब खरीदी थी जब मैं 15 वर्ष का था। रेखांकित अंश का पद परिचय होगा, तो यह जो है वो रेखांकित किया गया है। तो यह आपका यहाँ पर क्या है, अब ध्यान से देखिए, यह पुस्तक की विशेषता बताई जा रही है। ये सर्वनाम नहीं है बल्कि सार्वनामिक विशेषण है। बहुत बार ऐसे उदाहरण दिए जाते हैं जब हमें यह वह सर्वनाम शब्द है, लेकिन इनका वाक्य में कैसे प्रयोग किया गया है उसको हमें ध्यान से देखना है। तो यह पुस्तक की विशेषता बताई जा रही है, तो ये क्या है, सार्वनामिक विशेषण है, और पुस्तक इसका क्या है, विशेष्य। यहाँ पर दूसरा विकल्प क्या है, सही है। हालदार साहब ने पान खाया, खाया का हमें पद परिचय देना है। तो खाया आप देख सकते हैं क्या है, क्रिया है, और कैसी क्रिया है, सकर्मक क्रिया है। क्या खाया, पान खाया, कर्म के साथ है। साथ में कर्म क्या है इसका, पान है। सामान्य भूतकाल में वाक्य बनाया गया है, और साथ में कैसा वाक्य है, कर्तृवाच्य है। तो जब क्रियापद का पद परिचय देते हैं तो वाच्य भी बताना होता है और काल भी बताना होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन सा विकल्प सही है, ख विकल्प यहाँ पर क्या है, सही है। सकर्मक क्रिया है, बाकी में तो सकर्मक क्रिया है ही नहीं। आगे बढ़ जाते हैं। कुछ लड़के बाहर खेल रहे हैं, चाय में कुछ पड़ा है। दोनों वाक्यों में कुछ का सामान्य पद परिचय होगा। तो कुछ के नीचे रेखांकित किया गया है, तो ये जो कुछ है, पहला और दूसरा दोनों को ध्यान से पढ़ना है, और दोनों का वाक्य में क्या रोल है, क्या भूमिका है उसको समझना है। यहाँ पर पहला जो कुछ शब्द है वो क्या है, अनिश्चित संख्यावाचक। कुछ लड़के बाहर खेल रहे हैं, लड़के क्या है, इनकी गिनती की जा सकती है। तो कुछ लड़के अनिश्चित है और संख्यावाचक विशेषण है। और दूसरा जो कुछ है, चाय में कुछ पड़ा है, ये अनिश्चयवाचक तो है लेकिन सर्वनाम है। क्या पड़ा है, कुछ पड़ा है, और उसके स्थान पर कौन सा शब्द प्रयोग किया गया है, कुछ। यानी कि कुछ मक्खी गिर सकती है, कोई तिनका गिर सकता है, तो यहाँ कुछ गिरा हुआ है और उसके स्थान पर कुछ का प्रयोग है। तो देखो कितना गहराई से इस सवाल को पूछा गया है, थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर सबसे सही विकल्प कौन सा है, पहला कुछ हमारा क्या है, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, और दूसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम।
तो इनको ध्यान से पढ़ने की थोड़ी आवश्यकता होती है और थोड़ा सा अभ्यास भी आप कर लीजिए ताकि यहाँ पर आप अटके नहीं। आगे बढ़ जाते हैं और आगे आप देख सकते हैं ये हमारा अलंकार से संबंधित प्रश्न पूछ लिया गया है। निर्देश अनुसार अलंकार पर आधारित 5 बहुविकल्पी प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पिछले साल तक रस जो था, रस आपका ये टॉपिक होता था, लेकिन यहाँ पर इस साल रस के स्थान पर अलंकार को शामिल किया गया है। ये नया टॉपिक आप कह सकते हैं। वैसे नया तो आपके लिए नहीं होगा क्योंकि 9वीं कक्षा में आपने अलंकार अवश्य पढ़े होंगे। अब 10वीं कक्षा में भी अलंकार दे दिए गए हैं क्योंकि पहले रस का टॉपिक होता था। तो आइए देख लेते हैं। निर्देश अनुसार अलंकार पर आधारित 5 बहुविकल्पी प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर भी आपको 4 ही प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो यहाँ पर 2 पंक्तियाँ दी गई हैं और देखिए क्या है यहाँ पर, कौन सा अलंकार है। अर्थ बिना कब पूर्ण है, शब्द सकल जग काज। अर्थ अगर आ जाए तो ठाठ बाट और राज। तो देखो अर्थ जो है वो श्लेष अलंकार के अर्थ में है क्योंकि अर्थ के शब्द और सकल और जग काज, जैसे रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ने उबरे मोती मानुष चून। तो अगर आपको इसका अर्थ भी समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो जो ये अर्थ है, शब्द का भी अर्थ होता है सकल जग काज, और सकल सारे जग के जो कार्य होते हैं उसके अर्थ में भी अर्थ यहाँ पर है। तो ये अर्थ अगर आ जाए ठाठ बाट और राज, तो यहाँ पर क्या है, श्लेष अलंकार का उदाहरण है। पहला विकल्प सही है। कैसे कलुषित प्राण हो गए, मानो मन पाषाण हो गए। तो मानो मनु जानो जनू, अगर आपको अर्थ भी समझ में नहीं आ रहा तो हिंट भी आप ले सकते हैं, संकेत भी दिया गया है। ये क्या है आपका उत्प्रेक्षा अलंकार। इधर उठाया धनुष क्रोध में और चढ़ाया उस पर बाण, धरा सिंधु नभ कांपे सहसा, विकल हुए जीवों के प्राण। इन काव्य पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार है। तो देखो बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर बात कही गई है। इधर उठाया धनुष क्रोध में और चढ़ाया उस पर बाण, और देखो सब कुछ धरा सिंधु नभ कांप जाते हैं और जीवों के प्राण बेचैन हो जाते हैं। तो बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर बात की गई है। कौन सा अलंकार है, अतिशोक्ति। एक दिवस सूरज ने सोची छुट्टी ले लेने की बात, सोचा कुछ पल सुकून मिलेगा, चलने दो धरती पर रात। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि छुट्टी लेने की बात की गई है। कौन छुट्टी ले रहा है, सूरज। तो सूरज को मानव की तरह क्रियाएं करते हुए दिखाया गया है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा, मानवीकरण। इस तरह से आप इनकी पहचान कर सकते हैं। परिभाषाओं को थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए और जो संकेत बिंदु होते हैं, मानो मनु जानो, उपमा अलंकार में सा से सी सरिस सरसी, इस तरह के जो आपके संकेत बिंदु होते हैं उनकी सहायता से भी आप पहचान कर सकते हैं। और ये जो उदाहरण है ये बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है, बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, आपको याद भी हो जाना चाहिए। कहती हुई यो उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम कणों से पूर्ण मानो हो गई। मानो यानी कि उत्प्रेक्षा। तो कौन सा अलंकार है, उत्प्रेक्षा। हालांकि कविता की पंक्तियों का अर्थ समझ में नहीं आता है क्योंकि नई पंक्तियां आ सकती हैं जो आपने पहले नहीं पढ़ी हैं, लेकिन थोड़ा सा परिभाषाओं को ध्यान से पढ़ते हैं और कुछ उदाहरणों का अभ्यास कर लेते हैं तो यहाँ पर हम आसानी से अपने उत्तरों तक पहुँच सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपकी पाठ्य पुस्तक से एक पठित गद्यांश दिया गया है और इसको हमें पढ़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। आप दोबारा से पढ़ भी सकते हैं, हम यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे और सीधे प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं क्योंकि पाठ्य पुस्तक के पाठ तो आपने बहुत अच्छे से पढ़े हैं। तो सबसे पहला प्रश्न पूछा गया है, हालदार साहब क्या सोचकर दुखी हो गए। तो आपको वैसे ही उत्तर समझ में आ जाना चाहिए, ये पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं होनी चाहिए। देशभक्तों का मजाक उड़ाने वाली बिकाऊ कौम को देखकर। तो सबसे सही विकल्प कौन सा है आपका, देशभक्तों का मजाक उड़ाए जाने वाली बिकाऊ कौम को देखकर हालदार साहब बहुत दुखी हो जाते हैं। दूसरा विकल्प सही है। सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं होगा, हालदार साहब ऐसा क्यों सोच रहे थे। मूर्तिकार मास्टर की भूल और कैप्टन की मृत्यु के कारण। हालदार साहब ऐसा क्यों सोच रहे हैं, क्योंकि जो मूर्तिकार है वो मूर्ति पर चश्मा लगाना भूल ही गया है और कैप्टन की मृत्यु हो गई है जो चश्मा लगाता था। तो सबसे सही विकल्प कौन सा है, ग। हालदार साहब की आदत से मजबूर आंखों ने क्या किया। हालदार साहब की आदत से मजबूर जो आंखें थी, क्योंकि उनको आदत पड़ गई थी नेताजी की मूर्ति की तरफ देखना और हर बार नया चश्मा देखना, चौराहे पर आते ही स्वभावतः मूर्ति की ओर उठ गई। मूर्ति को देखने की आदत पड़ गई थी। तो यहाँ पर कौन सा विकल्प सही है, यहाँ पर ग विकल्प सही है। हालदार साहब क्यों चीख पड़े। हालदार साहब क्यों चीख पड़े, नेताजी की मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा लगा देखकर, क्योंकि उनको लगा कि अब मूर्ति पर चश्मा नहीं होगा क्योंकि कैप्टन तो मर गया है। तो यहाँ पर कौन सा विकल्प सही है, ख विकल्प सही है। सरकंडे से बना छोटा सा चश्मा किस बात का प्रतीक था।
तो ये किस बात का प्रतीक था? ये उद्देश्य भी है। अंत में जो पंक्तियां आती हैं और वहाँ पर लेखक स्पष्ट भी करता है, देशभक्तों के प्रति श्रद्धा व सम्मान अभी भी आज की युवा पीढ़ी में, अभी भी आज के बच्चों में मौजूद है। तो यहाँ पर कौन सा विकल्प सही है? ग विकल्प सबसे सही है। देशभक्तों के प्रति श्रद्धा व सम्मान का क्या था? प्रतीक था। आगे आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये बहुवैकल्पिक प्रश्न दिए गए हैं और ये भी आपकी पाठ्य पुस्तक से दिए गए हैं। आगे प्रश्न संख्या 8 में आप देख सकते हैं, गद्य पाठों के आधार पर निम्नलिखित 2 बहुविकल्पी प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनिए। तो ये पाठ भी आपने पढ़ा है, ज़्यादा दिक्कत आपको नहीं होगी। बाल गोविंद भगत साधु की सभी परिभाषाओं पर किन गुणों के कारण खरे उतरते थे? बाल गोविंद भगत में कौन कौन से गुण थे? आप याद कीजिए, पाठ आपने अच्छे से पढ़ा है। सात्विक गृहस्थ जीवन जीते थे, सत्यवादी थे, शुद्ध व्यवहार करते थे, कबीर दर्शन से सज्जित आत्मा थी उनकी। तो ये जो हमारा सबसे सही विकल्प है वो ग विकल्प में दिया गया है। आगे बढ़ जाते हैं। आगे यहाँ पर देख सकते हैं, काशी को संस्कृति की पाठशाला इसलिए कहा गया है क्योंकि ये विद्वानों, कला मर्मज्ञों, कलाकारों, स्नेह व सद्भावना की पावन स्थली है। तो कौन सा विकल्प सही है? चौथा विकल्प सही है। यहाँ पर संगतकार जो आपकी कविता है, जो इसी साल पाठ्यक्रम में दोबारा से शामिल की गई है, क्योंकि पिछले 4-5 सालों से इसको पाठ्यक्रम से हटा दिया गया था, लेकिन पिछले साल के बाद इस साल सिलेबस में थोड़ा परिवर्तन किया गया है, तो वहाँ इस कविता को शामिल किया गया है। आपने ये कविता अवश्य पढ़ ली होगी, तो हम इसको दोबारा नहीं पढ़ेंगे और यहाँ से सीधे जो प्रश्न पूछे गए हैं उनकी बातचीत कर लेते हैं। तार सप्तक में जब बैठने लगता है उसका गला, इस पंक्ति में उसका शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? जो प्रधान गायक होता है, प्रधान गायक के लिए प्रयोग किया गया है, क्योंकि प्रधान गायक का जब गला बैठने लगता है तो संगतकार उनका साथ निभाने के लिए आते हैं। संगतकार का स्वर मुख्य गायक की सहायता कब करता है? कब करता है? ध्यान दीजिए, थोड़ा सा ध्यान देंगे। गायक का कंठ कमजोर होने तथा प्रेरणा व उत्साह में गिरावट आने पर संगतकार उसका साथ देता है, उसकी सहायता करता है। तो कौन सा विकल्प यहाँ पर सही है? सबसे सही विकल्प की बात करें तो यहाँ पर गायक का कंठ कमजोर होने और प्रेरणा और उत्साह में गिरावट आने पर संगतकार का स्वर मुख्य गायक की सहायता करता है। संगतकार किसका प्रतीक है? संगतकार यहाँ किसका प्रतीक है? कविता पढ़ते समय आपने इसकी व्याख्या में समझा होगा, किसी की सफलता में निस्वार्थ सहयोग करने की भावना का, कि कोई व्यक्ति सफल है और फिर भी हम निस्वार्थ भाव से बिना किसी लालच के, स्वार्थ के उसकी सहायता करते हैं, जैसा कि संगतकार करता है, तो ये उसका प्रतीक है। तो यहाँ पर कौन सा विकल्प सही है? ग। किसी की सफलता में निस्वार्थ सहयोग करने की भावना संगतकार का प्रतीकात्मक अर्थ है। कभी कभी संगतकार गायक का यूं ही साथ क्यों देता है? क्योंकि उसको ये संदेश देने के लिए कि वह स्वयं को अकेला ना समझे, हम भी उसके साथ हैं। तो कौन सा विकल्प सही है? ख विकल्प सबसे सही है। मैं सारे विकल्प यहाँ पर ध्यान से इसलिए नहीं पढ़ रही हूँ क्योंकि कविता को आपने पढ़ा है और बहुत लंबा वीडियो हो जाता है, इसलिए जल्दी से हम इस पूरे प्रश्न पत्र को हल कर रहे हैं। संगतकार की मनुष्यता किन कार्यों से प्रकट होती है? स्वयं को विशिष्ट न बनाकर प्रधान गायक की विशिष्टता बढ़ाने में, क्योंकि वो अपने आप को आगे नहीं लेकर आना चाहता, अपनी विशिष्टता को नहीं दिखाना चाहता, बल्कि जो प्रधान गायक होता है उसका सहयोग करता है निस्वार्थ भाव से। तो कौन सा विकल्प सही है? यहाँ पर आप देख सकते हैं, स्वयं को विशिष्ट न बनाकर, तो ये हमारा कौन सा विकल्प सही है? ग विकल्प सही है। और यहाँ पर ये मिसप्रिंट आप कह सकते हैं, 4 की जगह पर क्या आना चाहिए? 5, क्योंकि हमारा कौन सा प्रश्न है? 5। आप यहाँ पर देख सकते हैं 4 जो प्रश्न है यहाँ पर है और ये 5 होना चाहिए, तो छोटी मोटी मिस प्रिंटिंग हो जाती हैं, तो उसको आप यहाँ पर ध्यान ना दें। चलो आगे बढ़ जाते हैं। और ये आपकी पाठ्य पुस्तक से सवाल पूछे गए हैं दोबारा से। फसल कविता में फसल की श्रेष्ठ परिभाषा के साथ प्रकाश में आए अन्य बिंदु हैं। फसल कविता को भी इसी साल पाठ्यक्रम में दोबारा से शामिल किया गया है, क्योंकि पिछले 4-5 सालों से इसको सिलेबस में नहीं पढ़ाया जाता था। तो ये आपने पढ़ी होगी, नागार्जुन जी की बहुत ही अच्छी कविता है। तो यहाँ पर कौन सा विकल्प सही है? आप सभी विकल्प को ध्यान से पढ़िए। सबसे सही विकल्प है कृषि संस्कृति से निकटता, प्रकृति एवं मनुष्य के सहयोग से सृजन। तो ये हमारा सबसे सही विकल्प कौन सा है? ग विकल्प सही है। अन्य बिंदु कौन से हैं? कृषि संस्कृति से निकटता, प्रकृति एवं मनुष्य के सहयोग से सृजन। प्रकृति एवं मनुष्य के सहयोग से सृजन, क्योंकि फसल जो होती है वो प्रकृति के साथ साथ मनुष्य की जो मेहनत है उससे आगे बढ़ती है, उससे वो पककर तैयार होती है। अनेक हाथों का जादू होता है, प्रकृति का भी जादू होता है। गोपियों को उद्धव का शुष्क संदेश पसंद न आने का मुख्य कारण था, क्या कारण था? आप अच्छे से जानते हैं। गोपियों का ज्ञान मार्ग के स्थान पर प्रेम मार्ग को पसंद करना।
तो उनको ज्ञान मार्ग जो उद्धव बता रहे थे वो समझ में नहीं आता था और उनको अपना प्रेम मार्ग ही अच्छा लग रहा था, सगुण भक्ति ही अच्छी लग रही थी। तो कौन सा विकल्प सही है? घ विकल्प यहाँ पर सही है। ज्ञान मार्ग पर कौन चल रहे थे? उद्धव चल रहे थे। और प्रेम मार्ग पर कौन चल रही थी? गोपियाँ। आगे आपका खंड ख आप देख सकते हैं, ये आपका सब्जेक्टिव है और सब्जेक्टिव में आपको विस्तार से इनके उत्तर लिखने हैं। तो ये आप पढ़ के देख लीजिएगा, सारी आपकी पाठ्य पुस्तकों के पाठों से लिए गए हैं, आप ध्यान से इन्हें पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर 4 प्रश्नों में से 3 को हल करना है। निर्देश भी आप पढ़ सकते हैं, आप इनको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। आगे आप यहाँ पर देख सकते हैं पूरक पाठ्य पुस्तक जो कि आपकी कृतिका है। तो ये जो आपके प्रश्न हैं कृतिका से पूछे गए हैं, पहले जो थे वो क्षितिज पाठ्य पुस्तक से पूछे गए थे। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 3 प्रश्न दिए गए हैं और तीनों में से 2 के उत्तर आपको देने हैं। आप इनको ध्यान से खुद से पढ़ सकते हैं। और आगे आपका जो व्याकरण रचनात्मक लेखन है वहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। ये आपका अनुच्छेद लेखन है, यहाँ पर आपके कुछ विषय दिए गए हैं, इनमें से एक के ऊपर आपको अनुच्छेद लिखना है। ये आपके पत्र लेखन से हैं और आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रश्न संख्या 16 में आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको बायोडाटा लिखना है जो कि इसी साल पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है, क्योंकि पिछले साल तक पत्र लेखन, अनुच्छेद लेखन, विज्ञापन लेखन और संदेश लेखन ही रचनात्मक लेखन के अंदर था। तो ये सिलेबस पूरी तरह से आपका अपडेट किया गया है, आपने अवश्य पढ़ लिया होगा। और साथ में यहाँ पर ईमेल लेखन भी आप देख सकते हैं, ईमेल लिखना है। तो ये नए टॉपिक हैं, इनका आप अच्छे से अभ्यास कर सकते हैं। और ये जो टॉपिक हैं विज्ञापन लेखन और साथ में संदेश लेखन, ये दोनों पिछले साल भी थे, तो इनका भी आप अच्छे से अभ्यास कीजिए। तो ये पूरा का पूरा एक तरह से आपका पूरा मॉडल टेस्ट पेपर दिया गया है, इसको ध्यान से आप हल कर लेंगे तो आपको एक रूपरेखा आपके दिमाग में बन जाएगी। जो आपका फाइनल पेपर होने वाला है उसमें आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। तो इस बार सिलेबस में बहुत सारे परिवर्तन लाए गए हैं, कुछ पाठों को छोड़ दिया गया था, उनको भी शामिल कर लिया गया है, कुछ नए टॉपिक यहाँ पर शामिल किए गए हैं। अलंकार का जो टॉपिक है वो भी नया है, यहाँ पर रस का टॉपिक हटा दिया गया है। तो अपना पूरा सिलेबस आप ध्यान से देखिए और ये पूरा का पूरा मॉडल टेस्ट पेपर कहाँ से कितने नंबर के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इन सब के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ताकि जो आपकी परीक्षा आने वाली है, फाइनल परीक्षा आने वाली है, उसमें आसानी से आप प्रश्नों को हल कर सकें और अच्छे अंक ले सकें। अभी आपके मिड टर्म एग्जाम भी होने वाले हैं, उसमें भी यही पैटर्न आने वाला है। अच्छे से आप तैयारी करेंगे तो आपका अभ्यास हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। आशा करती हूँ आपको जानकारी पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ, तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और अभ्यास करते रहिए। आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।